Studyplexity. Hello aspirants, welcome to the classes of Indian Polity and Governance which is known as Preamble to Power powered by Studyplexity and the Enlightened Academy. Preamble to Power की क्लासेस में हम फंडामेंटल राइट्स को कवर कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान में संशोधन की भी चर्चा की है। हमने ये भी चर्चा की है कि भारत के संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता यानी जरूरत क्यों है, ये भी हमने समझा है। इसके साथ साथ हमने ये भी समझा है कि भारत के संविधान को संशोधित करने की शक्तियां किसमें निहित है। इसके साथ साथ हमने उन तरीकों को भी देखा है जिस तरीके के माध्यम से भारत के संविधान के अलग अलग प्रावधानों को यानी प्रोविजंस को अमेंड किया जा सकता है यानी बदला जा सकता है। यहां तक कि हमने बहुत गहराई से इस चीज को भी समझने का काम किया है जो आज के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में काफी जरूरत है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक दल के चुने हुए एमपी एक ऐसे दल में शामिल हो रहे हैं या एक ऐसे दल को समर्थन कर रहे हैं जिसका संबंध कहीं ना कहीं भारत के संविधान में संशोधन से जुड़ा हुआ है। और भारत के संविधान में संशोधन इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारतीयों के मौलिक अधिकारों पे उसका असर देखने को जरूर मिलने वाला है। इन सब चीजों की चर्चा हमने की है और आज की क्लास में हम इसी को एक्सटेंड करते हुए डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो कहीं ना कहीं भारतीयों के मौलिक अधिकारों की संरक्षण करने के लिए काफी जरूरी है। दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे के बारे में। मूलभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ, इसकी क्या जरूरत है और क्या मायने हैं इसके, ये सब समझेंगे हम आज की क्लास में। तो क्विकली हम आगे बढ़ते हैं, वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने लास्ट क्लास को छोड़ा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रिसाइजली ये कहा था कि अगर पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है कि वो भारत के संविधान के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है या उसमें चेंज कर सकती है, उसको डिलीट कर सकती है और कोई भी नई प्रोविजन को जोड़ सकती है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर पार्लियामेंट के पास संख्या बल हो तो पूरे भारत देश के संविधान के अंदर जितने भी लाइंस लिखे हुए हैं क्या उसको चेंज कर सकती है? तो आंसर था 1950 में यस, कर सकती है। और जाहिर सी बात है कि संविधान निर्माताओं ने जब ये लिखा था तो उनको ये पता था कि ऐसा हो सकता है क्योंकि हम एक ऐसी शक्ति एक ऐसे पार्लियामेंट को दे रहे हैं। जाहिर सी बात है पार्लियामेंट के पास ये शक्ति होनी चाहिए क्योंकि पार्लियामेंट कुछ और नहीं है, लोगों का प्रतिनिधित्व है, लोगों की आवाज है, लोगों के मैनिफेस्टेशन है, लोगों की जो विचारधारा है उसका मैनिफेस्टेशन है। तो अगर पार्लियामेंट के पास नंबर्स हो तो क्या संविधान के हर एक अक्षर को बदला जा सकता है? तो संविधान निर्माताओं को यह बात पता था कि हाँ, ये बदला जा सकता है, लेकिन उन्होंने इंश्योर किया कि इतनी आसानी से तो नहीं बदला जा सकता है। इसलिए प्रोविजंस के तहत उन्होंने स्पेशल मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट को भी मेंशन कर रखा था। लेकिन इसके बावजूद कि अगर स्पेशल मेजोरिटी हमारे पास है तो क्या हम संविधान के एक एक अक्षर को बदल दे सकते हैं? तो जवाब था कि हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। तो इसका मतलब था कि सिर्फ संविधान का ऊपर का कवर संविधान, भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ होगा और उसके अंदर सभी वर्ड्स जो पहले लिखे गए थे अब उसमें से कोई भी वर्ड्स वैसे नहीं है जो पहले लिखे गए थे। तो इसका मतलब यह भी है कि जिस पर्पस से उन सभी शब्दों को लिखा गया था या तो वो पर्पस बदल गया है या फिर पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों की नीयत बदल गई है। खैर, इन दोनों सिचुएशन में होगा एक ही चीज, भारतीयों और भारत के लोगों के मौलिक अधिकार जिसको सुरक्षित करने के लिए संविधान लिखा गया है, जिसको सुरक्षित रखने की गारंटी या जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट ऑफ इंडिया को दी गई है, कहीं ना कहीं उस पे इसका असर पड़ेगा, चाहे वो सकारात्मक असर हो या नकारात्मक असर हो। यह बात सबको पता था और इसी चीज का हम पहला इंट्रोडक्शन देखते हैं 1951 में। 1951 1951 उस समय जब लोगों ने चुन करके इलेक्शन के थ्रू चुन करके पार्लियामेंट में लोगों को भेजा भी नहीं है संविधान के तहत, उससे पहले ही प्रोविजनल पार्लियामेंट यानी एक ऐसी पार्लियामेंट जो अस्थायी रूप से गठित की गई है, उस पार्लियामेंट ने आर्टिकल 368 की शक्तियों को यूज करते हुए भारत के संविधान में संशोधन कर डाला और वो संशोधन था पहला संविधान संशोधन। आइए समझते हैं विस्तार से। 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, यानी भारत के संविधान में पहला संशोधन। क्यों किया गया? जाहिर सी बात थी, आजादी के बाद से ही जमींदारी प्रथा को खत्म करना और लैंड रिफॉर्म करना जरूरी था, क्योंकि अंग्रेजों के कार्यकाल में बहुत सारे जमींदारों के पास काफी जमीनें हो गई थी, जमीनें लिमिटेड थी, लोग काफी थे और बहुत लोग ऐसे थे जिनके पास कोई जमीन नहीं थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों की तलवे चाट चाट करके बहुत अमीर हो गए, यानी सरकार के तलवे चाट चाट करके, उस समय जो सरकार थे उसके तलवे चाट चाट करके काफी रिच हो गए। और जिस समय भी सरकारें होती है, बहुत ऐसे लोग होते हैं, बहुत ऐसे वर्ग होते हैं जो यही काम हर एक कालखंडों में किया करते हैं। तो इसी तलवे चाटने और उनकी जी हुजूरी करने की वजह से बहुत सारे जमींदारों ने बहुत संपत्तियां अर्जित कर ली, बहुत सारे जमीन अर्जित कर लिए, जिसको खत्म करने का काम भारत की सरकार ने, यानी भारत के उस समय प्रोविजनल पार्लियामेंट ने किया। और उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए, लैंड रिफॉर्म को लागू कराने के लिए जरूरी था संविधान का संशोधन करना। क्यों जरूरी था? क्योंकि संविधान के पार्ट 3 में, यानी भाग 3 में मौलिक अधिकार लिखे गए थे। 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया था, जिसमें से एक प्रकार था जो आर्टिकल 31 में मेंशन था, वो था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार। तो जिनके पास संपत्ति है उन पे उनका मौलिक अधिकार है। तो जाहिर सी बात है, किसी के पास 500 एकड़ 2000 एकड़ जमीन है तो सरकारें उनकी जमीनें किसी भी चीज के लिए उनसे नहीं ले सकती है। और जाहिर सी बात है, अगर वो लेने का काम करेगी कोई कानून बना करके, तो वो आर्टिकल 13 जो सील्ड है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सील्ड है, कवच है, वो कवच में छेद हो जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 13, जिसकी चर्चा हमने लास्ट क्लास में ही कर ली, इसलिए कर ली क्योंकि ये पिक्चर में आने वाला है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर भारत के, यानी स्टेट, अगर स्टेट यानी भारत सरकार, भारत की पार्लियामेंट, राज्य सरकार, राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभाएं, लोकल गवर्नमेंट, कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका संबंध भारत सरकार या राज्य सरकारों से है या उसमें उनकी हिस्सेदारी है, ऐसी कोई भी लॉ, कानून, ऑर्डिनेंसेस, रेगुलेशंस, किसी भी तरीके की कोई भी कानून, ऑर्डर कुछ भी पारित करती है जो कॉन्ट्रावेंशन है, जो संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या उसको दबाता है या उसको कर्टेल करता है, उससे प्रोटेक्शन करने का काम आर्टिकल 13 करेगा। यानी ऐसे सभी कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, जो फंडामेंटल राइट को कर्टेल करने का काम करते हैं। जाहिर सी बात है। तो अगर लैंड रिफॉर्म, यानी लैंड रिफॉर्म के तहत टेनेंसी एक्ट लागू किया गया, तो जाहिर सी बात है टेनेंसी एक्ट एक लॉ है, और अगर ये लॉ आर्टिकल 31 को वायलेट करता है, राइट टू प्रॉपर्टी को, जिसमें बात कही गई है कि एक व्यक्ति इतना ही जमीन रख सकता है, उसके अलावा जितनी भी जमीनें होंगी उसे सरकारें ले लेगी और उन जमीनों को उन लोगों को दे देगी जिन लोगों के पास जमीनें नहीं है। ये एक सोशलिस्ट मेजर है, समझ रहे हैं बात? तो ये तो क्लैश होगा ही, जाहिर सी बात है। और यही क्लैश देखने को मिलता है उस समय जब भारत की प्रोविजनल पार्लियामेंट क्यों कह रहा हूं कि क्योंकि इलेक्शन 1952 में संपन्न होता है, उसके बाद प्रॉपर पार्लियामेंट गठित किया जाता है जो सही मायने में भारत देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का काम कर रही थी, क्योंकि भारत के हर एक वयस्क लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए, राइट टू वोट का प्रयोग करते हुए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको यूज करते हुए चुन करके लोकसभा में लोगों को भेजा है। जाहिर सी बात है। और अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था, इसलिए उसे हम प्रोविजनल पार्लियामेंट कहते हैं। प्रोविजनल पार्लियामेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट किया और फर्स्ट अमेंडमेंट करके संविधान में कुछ परिवर्तन किए। क्या क्या परिवर्तन हुए? परिवर्तन हुए कि सबसे पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में ही आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B को ऐड कर दिया गया। इसके साथ साथ टोटल 8 अनुसूचियां थी, यानी 8 शेड्यूल थे संविधान को लागू करने के समय, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है।
एक और अनुसूची ऐड कर दी गई थी, दैट इज 9th शेड्यूल ऐड कर दिया गया था। इसके अंदर लिस्ट होंगे क्योंकि अनुसूची है। अब क्या है ये दोनों चीजें, ये भी आपको जानना जरूरी है। इसकी चर्चा हम करेंगे डिटेल में, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूं। आर्टिकल 31 ये बात करता है, आर्टिकल 31 ये बात करता है कि कुछ कानून पार्लियामेंट बनाएंगे, कुछ कानून पार्लियामेंट बनाएंगे जो फंडामेंटल राइट के तहत कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी यानी समानता के अधिकार की चर्चा करता है, उसको वायलेट करेगा। आर्टिकल 19 को वायलेट करेगा। कुछ ऐसे कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं जो आर्टिकल 14 को वायलेट करते हैं, आर्टिकल 19 को वायलेट करते हैं। तो ये दोनों आर्टिकल दो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। ये आर्टिकल 31 के तहत एक प्रकार ऑफ स्पेशल शील्ड प्रोवाइड किया गया। कुछ ऐसे टू द लॉज कि आर्टिकल 31 चाहे तो 14 और 19 को वायलेट कर सकता है। वहीं आर्टिकल और इसके तहत बोला गया कि कुल मिलाकर के 5 प्रकार के ऐसे लॉ हैं जो वायलेट, 5 प्रकार के लॉ अगर बनाए जाते हैं तो वो 14 और 19 को वायलेट कर सकते हैं। क्लियर है? आर्टिकल 31B ये कहता है कि एनी लॉ, कोई भी ऐसा कानून है, उस कानून को प्रोटेक्शन दिया जाएगा अगर वो फंडामेंटल राइट 14-19 इनको वायलेट करने का काम करते हैं। और इसी को लागू करने के लिए उन सभी कानूनों को 9th शेड्यूल में रखा जाएगा, इसलिए 9th शेड्यूल भी बनाया गया। ये थोड़ा सा छोटा है क्योंकि सिर्फ 5 पैरामीटर पे अगर कानून बनते हैं तो ही वो कुछ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकते हैं। लेकिन इसका स्कोप था किसी भी लॉ को जो 9th शेड्यूल के अंदर है उसको प्रोटेक्शन दे दिया गया, यानी उन सभी कानूनों को सुरक्षा मिल गई कि वो कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। जाहिर सी बात है, ये लिख दिया गया संविधान के ही अंदर और संविधान के मौलिक अधिकार के ही सेगमेंट के अंदर लिख दिया गया। पर्पस क्या था? पर्पस था लैंड रिफॉर्म को लागू करना, लैंड रिफॉर्म को लागू करना। ठीक, ये चीज तो हो गई। लेकिन जाहिर सी बात है, जब ये अमेंडमेंट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा तो वो भूल गए थे कि आर्टिकल 31 का उल्टा भी कुछ है मार्केट में, जिसे 13 कहा जाता है। आर्टिकल 13 यानी अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 का क्या, जो ये कहता है कि कोई भी कानून, एनी लॉ which is the contravention of the fundamental rights, which is the derogatory or derogation of the fundamental right, yeah, derogatory to the fundamental right, will be declared null and void by the judiciary। तो भैया बात तो बनी नहीं, क्योंकि आधा अधूरा काम किया गया, हाफ बेक्ड काम किया गया, सिर्फ ये चीज करके कुछ लॉ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया। लेकिन व्हाट अबाउट आर्टिकल 31? तो जाहिर सी बात है 31A 31B अपने उल्टे भाई के साथ आर्टिकल 13 के साथ टकराएंगे, और यही होता है आगे चल करके। इसलिए इस चीज को चैलेंज करने के लिए एक केस फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट में। केस का नाम है शंकरी प्रसाद सिंहदेव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। और इस पे क्वेश्चन किया गया कि क्या कोई लॉ, क्या आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत जो पावर देता है पार्लियामेंट को, क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, संविधान को अमेंड करके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकता है? यह क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और अगर यह कर सकता है तो व्हाट अबाउट आर्टिकल 13? आर्टिकल 13 तो इसकी इजाजत नहीं देता है। क्लियर है? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली जो जजमेंट दिया वो बहुत जरूरी था। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 जो है वो एक लॉ नहीं है, वो एक लॉ नहीं है। आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है जो पारित होकर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनता है। जाहिर सी बात है, एक्ट मींस लॉ, लेकिन वो एक लेजिस्लेटिव लॉ, यानी जो विधायी लेजिस्लेटिव लॉ है, जो विधायी कानून है,
वो संवैधानिक कानून के से अलग है। सो आर्टिकल 13 में जो लॉ है दैट इज ऑर्डिनरी लॉ, और आर्टिकल 368 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है। बोथ आर वेरी डिफरेंट। इसका मतलब कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकता है, और यानी संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकता है, और चाहे तो वो फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकता है। और वो कानून 13 कानून के समरूप नहीं है। यानी लॉ जो है आर्टिकल 13 में जिस चीज का जिक्र है और लॉ जो आर्टिकल 368 में है, बोथ आर नॉट द सेम, दोनों एक नहीं है। इसलिए 13 एप्लीकेबल 368 के तहत नहीं होता है। ये बस उन कानूनों पर लागू होता है जो ऑर्डिनरी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। आई बात समझ? इसका मतलब पार्लियामेंट के पास अब एम्पल अमाउंट ऑफ पावर हो चुका है कि वो संविधान के 368 आर्टिकल के तहत उन प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। क्लियर है? अच्छी बात है, ये तो डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ चीजें और होनी बाकी थी। वो होना था जब 17th अमेंडमेंट हुआ। सत्रहवां अमेंडमेंट 1964 में। 17वां अमेंडमेंट का जो बेसिकली पर्पस था वो लैंड रिफॉर्म को और मजबूती प्रदान करना था, और मजबूती प्रदान करना था। इसके लिए उन्होंने आर्टिकल 331A 31B इन दोनों में चेंजेस किए। उन्होंने स्टेट के जो डेफिनेशन है, स्टेट का जो डेफिनेशन, ये वाला स्टेट वो वाला स्टेट नहीं, स्टेट के जो डेफिनेशन है उसको और वाइडर कर दिया। इसके साथ साथ 44 स्टेट राज्यों के द्वारा स्टेट लॉज को 9th शेड्यूल में डालकर उन्हें भी प्रोटेक्ट कर दिया। और ये सब चीज राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है, राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहे थे, लेकिन आर्टिकल 31 और 31B को ये एक एक्सक्लूसिव प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड था। इस चीज के बाद, इस चीज के खिलाफ अगेन सुप्रीम कोर्ट में केस गया। उस केस का नाम है सज्जन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1965। सज्जन सिंह के केस में भी वही बातें दोहराई गई जो शंकरी प्रसाद के केस में दोहराई गई थी कि पार्लियामेंट के पास यह पावर है कि वो किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकता है, एनी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। क्लियर है? यानी शंकरी प्रसाद के केस में जो कहा गया था उसको और स्ट्रेंथन करने का काम सज्जन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने किया। लेकिन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको जाननी जरूरी है, सीड ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्सेप्ट है संविधान के मूलभूत ढांचे की, उसका जन्म कहीं ना कहीं होने लग गया था, क्योंकि 5 जजों की बेंच बैठी थी, 3:2 पे ये वर्डिक्ट आया था। लेकिन उसमें तो 2 जज थे, जस्टिस मुधोलकर और जस्टिस हिदायतुल्लाह। इन लोगों ने एक बात बहुत पते की करी, डिसेंटिंग आर्गुमेंट दिया अपने जजमेंट में जो अगेंस्ट था बेसिकली। लेकिन सिर्फ 2 ही लोग थे, इसलिए जजमेंट इस तरीके से आया। जजमेंट में कहा गया, इन दोनों जस्टिस ने, इन दोनों जजों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की। कहा कि अगर पार्लियामेंट के पास पावर है संविधान को संशोधन करना, और संविधान के संशोधन में वो किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों, तो इसका मतलब यह है कि संविधान यानी पार्लियामेंट जब चाहे संविधान के हर एक अक्षर को बदल सकता है। और अगर हर एक अक्षर को बदल सकता है, यहां तक कि मौलिक अधिकारों को भी, तो आज नहीं कल ऐसा भी होगा कि सिर्फ राइट टू प्रॉपर्टी पे अटैक नहीं होगा, उन सब फंडामेंटल राइट्स पे अटैक किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा संविधान में संशोधन करके, जो जरूरी फंडामेंटल राइट्स हैं, या फिर संविधान के हर एक प्रोविजन को बदला जा सकता है। इसका मतलब फिर संविधान तो सिर्फ एक कवर की तरह रह जाएगा, संविधान के हर एक अक्षर बदले जा सकते हैं।
और ऐसी सिचुएशन में संविधान के मूलभूत ढांचे का क्या होगा, उस विजन का क्या होगा, उस चीज का क्या होगा जिसके लिए संविधान बनाया गया है। क्योंकि संविधान की रचना लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, और अगर उनके ही मौलिक अधिकार का उल्लंघन आज नहीं कल होने लग जाए, तो फिर इस ऐसे सिचुएशन में पार्लियामेंट तो बहुत पावरफुल हो जाएगी और वो संविधान के हर एक अक्षर को बदल सकती है। तो ये जरूरी है देखना कि संविधान में परिवर्तन तो हो समय के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक परिवेशों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन ऐसे प्रोविजंस भी ना बदले जाए जो संविधान के एसेंस को ही खत्म कर सकता है। और यहीं से जन्म होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि संविधान के अंदर कुछ ऐसे मूलभूत बातें तो जरूर है, ढांचे तो जरूर है जिसकी वजह से यह संविधान एग्जिस्ट करता है। तो उस मूलभूत ढांचे को अगर गिरा दिया जाए, यानी किसी बिल्डिंग के फाउंडेशन को गिरा दिया जाए, तो बिल्डिंग तो ऐसे ही गिर जाएगी साहब। ये बात इन दो जजों ने रखी, बहुत बड़ी बात थी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर एक घर है, घर में कोई रूल बना दिया गया और बताया गया कि उस रूल को चेंज करने की पावर किसी को दे दी गई, जाहिर सी बात है कि हम चुन करके आपको भेजेंगे और मान लेते हैं हमने पापा मम्मी को ये पावर दिया, बच्चों ने पावर दिया कि आप संविधान में इस रूल बुक में आप संशोधन कर सकते हैं जिसके हिसाब से घर चल रहा है। लेकिन कल के डेट में मान लेते हैं पापा बहुत ज्यादा पावरफुल फील कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अब मेरे पास शक्तियां आ चुकी हैं। अब हम इस देख रहे हैं कि भैया सामने जो दो बच्चे हैं वो मान ही नहीं रहे हैं, मम्मी भी नहीं मान रही है। ऐसी सिचुएशन में वो बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप संविधान के हिसाब से चलना चाहते हो, वो रूल के हिसाब से, और कुछ ऐसे रूल होंगे जो पापा के अगेंस्ट जा रहे होंगे। जाहिर सी बात है, जब तक मजा आ रहा था तब तक तो मजा आ रहा था, लेकिन जब उल्टा पड़ने लग गया तब तो दिक्कत हो गई। तो अगर उस रूल से के तहत ही चलना है जो लिखा हुआ है कि सभी घर में सभी सदस्यों को इसी रूल बुक से चलना पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन में, और रूल बदलने को भी नहीं अलाउ किया जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में पापा क्या करेंगे? पापा पूरा रूल बुक ही चेंज कर देंगे और ऐसा रूल बुक बना देंगे जो सिर्फ उनके इंटरेस्ट को सर्व करेगा। और होता भी है, और पूरी दुनिया भर में होता है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े होंगे, पूरी दुनिया भर में होता है, भारत देश में भी होता है, हुआ था, हो रहा है और आने वाले समय पे भी होगा। इसलिए यह जरूरी है कि उन चीजों को तो नहीं बदला जाए जिससे उस संविधान के अस्तित्व का ही विनाश हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए। इसलिए जरूरी है हमें आइडेंटिफाई करने की कि भारत के संविधान में वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत तो हो गई, सीड तो कहीं ना कहीं एक सवाल तो उठ चुका था, अब वो सवाल रियल पिक्चर में आना बाकी था। और आपको पता है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। जब जरूरत पड़ेगी तभी वो अराइज होगा, और ये अराइज होता है। कब अराइज होता है? जब आपको पता है इसी चीज को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम आई और वापस अगेन आर्टिकल 13 में जो लॉ है लिखा हुआ और आर्टिकल 368 में है, इसको एक बार फिर से क्वेश्चन कर दिया गया। कब? गोलकनाथ केस में। आईजी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1967। हिंदी में आईजी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967। 11 जजों की बेंच बैठी। जाहिर सी बात है, किसी मुद्दे पे अगर डिस्कशन करना है, 5 जजों की बेंच ने सुना दिया है अपनी वर्डिक्ट, तो अब जाहिर सी बात है अगर उसको ओवरटर्न करना है तो हमें एक लार्जर बेंच तक पहुंचना पड़ेगा। आईजी गोलकनाथ के केस में 11 जजों की बेंच बैठी और 6-5 पे इसकी वर्डिक्ट आई। क्लियर है? जब वर्डिक्ट आई तो यह बताया गया गोलकनाथ केस में कि यस, पार्लियामेंट हैज द पावर अंडर 368 टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, यह गोलकनाथ में के केस में बोला गया। गोलकनाथ के केस में यह बोला गया। लेकिन 368 एक लॉ है और आर्टिकल 13 में जो लॉ है वो उसके इक्विवेलेंट है। सो आर्टिकल 13 यह कहता है कि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट करता है, किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो ऐसे सभी कानूनों को निरस्त कर दिया जाए, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉज। क्योंकि पार्लियामेंट ही कानून बनाती है, पार्लियामेंट ही अमेंडमेंट कर रही है, इसलिए लेजिस्लेटिव पावर जो है पार्लियामेंट के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आती है।
इसलिए पार्लियामेंट के पास शक्ति है संविधान को संशोधन करने का, लेकिन आर्टिकल 13 ये कहता है कि संविधान का संशोधन कर सकते हैं लेकिन फंडामेंटल राइट को वायलेट किए बिना। सो ये बताया गया गोलकनाथ केस में, इन्होंने ओवर रूल्ड कर दिया। किसको किसको ओवर रूल्ड कर दिया? इन्होंने ओवर रूल्ड कर दिया शंकरी प्रसाद के जजमेंट को एंड सज्जन सिंह के जजमेंट को, जिसमें यह बोला गया कि पार्लियामेंट संविधान संशोधन कर सकती है और फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है। हर एक प्रोविजन को ये यहां पे बैन लगा दिया गया कि यस, पार्लियामेंट हैज द पावर, पार्लियामेंट संविधान संशोधन कर सकती है लेकिन फंडामेंटल राइट के अलावा सभी प्रोविजन को वो अमेंड कर सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती क्योंकि वो आर्टिकल 13 को वायलेट करता है। और आर्टिकल 13 सील्ड की तरह काम करता है कि किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट में कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। यहां पे एक गेम पूरी तरह से बदल गया। क्या बदल गया? इसका मतलब यह था कि जो अभी संविधान में संशोधन हुए और संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट में जो संशोधन हुए और कोई भी कानून को 9th शेड्यूल में रखा गया, जो कानून फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, ऐसे सभी कानून अब निरस्त होने वाले हैं। बट सवाल है कि जो अब तक कानून बन गए हैं क्या वो निरस्त होंगे या आने वाले समय में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा वो निरस्त होंगे? ये एक क्वेश्चन मार्क था। लेकिन यहां एक चीज क्लियर हो गया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है संविधान के हर एक प्रोविजन को अमेंड करने के लिए, अमेंडमेंट करने का, एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट को पार्ट 3 को। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 इसकी इजाजत नहीं देता है। क्लियर? बढ़िया। जाहिर सी बात है इस चीज से तो एक भूचाल आ गया होगा। भूचाल आया और इस भूचाल को करेक्ट करने के लिए 24th और 25th अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने कर दिया, क्योंकि पार्लियामेंट के पास संख्या बल तो था। इन्होंने बहुत सारे बदलाव किए। 34 अमेंडमेंट करके उन्होंने आर्टिकल 13, आर्टिकल 368 इन दोनों को ही अमेंड कर दिया कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर तो है, फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हैं। गोलकनाथ ने कहा कि कोई पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट को नहीं कर सकती, यानी पार्ट, ठीक है, आप नहीं कर सकती, लेकिन आर्टिकल 13 को ही अमेंड कर दिया जाए तो दिमाग लगाया गया। इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। और इस चीज को करके संविधान के आर्टिकल 13 के अंदर जो बदलाव किया गया वो बदलाव कुछ इस तरीके से थे। एक पार्ट जोड़ दिया गया, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर दिस आर्टिकल 368। लो भैया, चैप्टर ही क्लोज। कि अब आर्टिकल 13 के अंदर ये कहता है कि 13 में जो भी बातें लिखी हुई है वो 368 के द्वारा अगर संविधान में संशोधन हो रहा है उस पर लागू नहीं होगा। इस अनुच्छेद की कोई भी बात, यानी 13 की कोई भी बात, जैसे लॉ इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इसकी कोई भी बात आर्टिकल 368 के अधीन किए गए संविधान में किसी संशोधन पर लागू नहीं होगा। यह चेंज कर दिया गया। इसके साथ साथ 368 के अंदर यह पार्ट जोड़ दिया गया, नथिंग इन द आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू अमेंडमेंट मेड अंडर दिस एक्ट। दोनों में चेंजेस कर दिए गए, मामला सॉर्ट हो गया। क्लियर है? वहीं 25वां संविधान संशोधन करके 31C ऐड कर दिया गया। 31C बात करता है कि अगर किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो बेसिकली 39B एंड 39C में मेंशन किया हुआ है, अगर इस दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करना है तो ऐसे सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकते हैं। कौन कौन से फंडामेंटल राइट को? 14 को, 19 को और एक और जोड़ दिया गया 31 को कर सकते हैं। 14 को भी वायलेट कर सकते हैं, 19 को भी कर सकते हैं और 31 को भी कर सकते हैं अगर 39B और 39C के तहत अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अमल में लाना है और उसके लिए कोई कानून बनाए जाते हैं, कोई अमेंडमेंट संविधान में किया जाता है, तो ऐसे कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। जाहिर सी बात है। तो यहां आप क्या देख रहे हैं? यहां देख रहे हैं एक जुडिशियरी
और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक टसल शुरू हो गया। एग्जीक्यूटिव मींस पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर के बीच में एक टसल शुरू हो गया। क्या टसल था? जहां पे जुडिशियरी ये डिक्लेयर कर रही है कि फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, तो उसी चीज को बदल दिया गया। और ये फिर मुद्दा पहुंचता है आगे चल करके 1973 में, क्योंकि ये जो 2 अमेंडमेंट किए गए, अब इसको चैलेंज किया गया, और चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफी दिन तक, अप्रोक्सीमेटली 68 डेज तक सुप्रीम कोर्ट बैठती है केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 का केस में, जो 13 जजों की बेंच बैठती है और 7:6 से इसकी वर्डिक्ट आती है। इस पे डिक्लेयर किया गया पहली बात तो कि भाई किस संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है, पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है, संविधान के किसी भी प्रोविजन को अमेंड किया जा सकता है, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। और मैंने आपको यह भी बताया कि 24वां अमेंडमेंट करके आर्टिकल 368 के ही तहत, आर्टिकल 368 के तहत यहां पे कंस्टिट्यूएंट पावर को भी जोड़ दिया गया। ये डिफरेंशिएट करने के लिए, जो आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि 13 के अंदर जो पावर है वो लेजिस्लेटिव पावर है, लेकिन 368 के अंदर जो पावर है वो कंस्टिट्यूएंट पावर है, यानी संवैधानिक शक्तियां हैं। तो संवैधानिक शक्तियों का यूज करके जो बनाया जा रहा है वो संवैधानिक कानून है, और पार्लियामेंट जो अपना लेजिस्लेटिव पावर का यूज करके जो कानून बनाती है वो लेजिस्लेटिव लॉज है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 13 करती है। इसके साथ साथ बाकी आर्टिकल 13 में भी अमेंडमेंट कर दिया गया, और आर्टिकल 368 के अंदर भी प्रोविजन को ऐड कर दिया गया था, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। लेकिन केशवानंद भारती केस में कहा गया कि यस ठीक है, सब बातें ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास कंस्टिट्यूएंट पावर है। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना है तो कंस्टिट्यूएंट पावर है, जो जनरली एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली के पास होती है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, इन सारे बातों में, इन सारे बदलावों में कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट अगर चाहे तो अमेंडमेंट कर सकती है, किसी भी प्रोविजन को अमेंडमेंट कर सकती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, इस पे भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी गोलकनाथ केस को ओवरटर्न किया गया, यहां पे चेंज कर दिया गया, ओवर रूल्ड कर दिया गया बात। लेकिन इस केस में एक इंपॉर्टेंट फीचर का जन्म होता है, जिसे कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का मूलभूत ढांचा सब कुछ कर सकती है, फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, लेकिन संविधान के मौलिक ढांचे के बिना, मौलिक ढांचे को छोड़कर संविधान के किसी भी प्रोविजन में पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, संविधान के आर्टिकल 368 के तहत। अब सवाल उठता है कि वो कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर हैं। जाहिर सी बात है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर को ही आप खत्म कर दीजिएगा तो बचेगा क्या। उस समय जो डिसेंटिंग, यानी जो छह जज थे जिन्होंने डिसेंट किया था इस चीज को लेकर के, ठीक है, और जो 7 जज थे जो इस बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को लेकर के आए, उन्होंने, उन 7 जजों ने कुछ कुछ चीजें आइडेंटिफाई की। उन्होंने कुल मिलाकर के सबने अलग अलग चीजें आइडेंटिफाई की, लेकिन मेनली इसी जजमेंट में 6 ऐसी चीजें आइडेंटिफाई हो चुकी थी जिसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की के अंदर संज्ञा दी गई कि ये सभी बेसिक स्ट्रक्चर है। पहला चीज, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भैया कोई बड़ा नहीं है, पार्लियामेंट बड़ा नहीं है, सरकारें बड़ी नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, सुप्रीम सबसे बड़ा क्या है, दैट इज संविधान सबसे बड़ा है। संविधान एक सुप्रीम लॉ है, तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ बताया गया फेडरलिज्म, संघवाद एक बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान, संघवाद एक बेसिक स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म। इसके साथ साथ बताया गया कि सेकुलरिज्म यानी पंथ निरपेक्ष एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये चीजें आइडेंटिफाई की गई, समझ में आ रही है बात। इसके साथ साथ इंडिया की जो स्ट्रक्चर है उसको भी बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में आइडेंटिफाई किया गया, दैट इज डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि भैया हमारा डेमोक्रेसी है, कल कोई डिक्टेटरशिप ना लागू कर दे। ये आइडेंटिफाई किया गया, सिर्फ अभी आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, डिक्लेयर नहीं किया गया है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर,
सेपरेशन ऑफ पावर यानी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में सेपरेशन रहेगा पावर का, शक्तियों का विभाजन आप लिख सकते हैं, शक्तियों का विभाजन हिंदी में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ दैट इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड सम फंडामेंटल राइट्स। ये 6 बातें डिक्लेयर की गई, क्लियर है? ये 6 बातें डिक्लेयर कर दी गई, आइडेंटिफाई की गई अभी, और धीरे धीरे सब्सिक्वेंट जजमेंट्स में क्लैरिफाई किया गया, एकदम लिख करके क्लैरिफाई किया गया कि दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपको ऑलरेडी बताया हुआ है एसआर बोमाई केस में, सेकुलरिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर, ये दोनों को बताया गया है कि दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहां पे आइडेंटिफिकेशन हो चुका था कि अगर ये सारी चीजें, अगर आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर यही चीज आप खत्म कर देंगे तो फिर तो डिक्टेटरशिप आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? सेकुलरिज्म हटा दीजिएगा तो ये एक रिलीजियस कंट्री बन जाएगी। सेपरेशन ऑफ पावर हटा देंगे तो फिर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी में इंटरफेयर करेगा, जुडिशियरी कहीं इंटरफेयर करेगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो संविधान के मूलभूत ढांचे का अंग है, इसको हम आइडेंटिफाई करने का काम कर रहे हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया और फिर सब्सिक्वेंट जजमेंट में बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर को धीरे धीरे करके ऐड किया गया। लेकिन जाहिर सी बात है, खेल यहां पे खत्म होने वाला नहीं था और हुआ भी नहीं। इसी के खिलाफ 1976 में 75 में इमरजेंसी लगती है, क्योंकि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव यानी पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, इन दोनों के बीच में एक टसल शुरू हो चुका था। केशवानंद भारती के केस में यह टसल पिनैकल तक पहुंच चुका था। वो तो केशवानंद भारती केस का हो शुक्रिया कहिए कि उन्होंने एटलीस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लिख दिया। अगर नहीं लिखा होता तो आज जो हालात हैं हमारे भारत देश के, वो हालात 2015, 16, 20, 26, 20, 21 में कब का बदल चुका होता। वो तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपने मनमाने तरीके से एक्ट नहीं कर पा रही है। आप समझ रहे हैं बात? और इसीलिए आप देखेंगे अलग अलग पॉलिटिकल भाषणों में देश के उपराष्ट्रपति तक ये कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक गलत निर्णय था, इसको बदलने की जरूरत है। ऐसे आप जब ये आप आर्गुमेंट सुनेंगे इस क्लास के बाद, तब आपको समझ में आएंगे। ओ उत्तरी समझ में आएगा आपको। खैर, ये तो आपको इतिहास अगर आप पढ़ रखे हैं तो इतिहास में भी आपको देखने को मिलेगा कि 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि संविधान में इतने परिवर्तन किए गए जिससे संविधान की मूलभूत ढांचा तो छोड़िए साहब, पूरा संविधान की धज्जियां उड़ा डाली। ऐसे ऐसे प्रोविजन ऐड किए गए, और ऑब्वियसली बात है बहुत दूरदर्शी नहीं थे उस समय के लीडर्स, आज के हैं, लेकिन उन्होंने जब ये संशोधन किया तो उन्होंने सिर्फ उतना ही किया जो उनके इंटरेस्ट को सर्व कर रहा था, दैट्स इट। उन्होंने नहीं सोचा था कि इसके बाद इन सभी संशोधनों को भी नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ये सोचा नहीं था उन्होंने। और वो हुआ वही, 42वां संशोधन करके संविधान के आर्टिकल 368 के अंदर ही ये 2 प्रोविजन और जोड़ दिए गए। क्या थे प्रोविजन? नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ द पार्ट 3। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट में भी अगर कोई भी अमेंडमेंट मेड और purporting to have been made under this article, whether before or after commencement of the section 55 of the constitution, यानी 42nd amendment shall be called in the question in any ground। आप इस पे सवालिया निशान नहीं लगा सकते, आप कोर्ट ही नहीं जा सकते। भैया कोर्ट ही जजमेंट देगा ना, कोर्ट ही तो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर रहा है, कोर्ट ही तो बोल रहा है ये गलत वो सही, ऐसा नहीं किया। भैया कोर्ट को ही बैन लगा दो कि कोर्ट किसी भी प्रकार से अमेंडमेंट होता है, उन अमेंडमेंट्स को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जैसे 24 को चैलेंज किया गया, 25 को चैलेंज किया गया और केशवानंद भारती केस हुआ, तो भैया वो चैलेंज ही ना किया जा सके, ये जोड़ा गया। 5वां, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट देयर शैल बी नो लिमिटेशन whether on the constituent power of the parliament to amend by the way of addition, variation, repeal any provision of the constitution। मतलब कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, एनीथिंग, और कोई रुकावट नहीं है। यानी पार्लियामेंट इज गोइंग टू बी सर्वे सब कुछ है वो
वहां तो चाहते तो नंबर भी चेंज कर देते, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की प्रोसीजर को ही बदल देते। भैया अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है तो चेंज द नंबर और द मेथोडोलॉजी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हुआ, समझ रहे हैं बात? ये सारे दिक्कतें अराइज होने लगी, बहुत सारी चीजें हुई, यहां तक कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए, बहुत सारी चीजों में कटेलमेंट हुई। 42nd अमेंडमेंट, आपको पता है, प्रियम्बल में सोशलिस्ट सेकुलर जोड़ा गया। खैर इसको तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि सोशलिस्ट वर्ड, सेकुलर वर्ड, इंटीग्रिटी, ये सब ऑलरेडी संविधान के मूलभूत ढांचे हैं, वो दिक्कतें नहीं थी। लेकिन इसके बाद जाहिर सी बात है 1980 में मिनेर्वा मिल केस में, मिनेर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 368 आर्टिकल के 4 सब क्लॉज 5 इन दोनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। इसके साथ साथ जुडिशियल रिव्यू, कि भैया कोई भी कानून, चाहे वो संविधान संशोधन हो या पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया ऑर्डिनरी लॉ है, हर एक लॉ जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में आता है। और जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जिसको अमेंडमेंट करके छीना नहीं जा सकता है। दिस इज द स्टोरी, मिनर्वा मिल केस। आगे चल करके वमन राव का केस आया, ये केस इंपॉर्टेंट है, वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, और इस केस में एक डेट डिक्लेयर कर दिया गया, दैट इज 24 अप्रैल 1973 के पहले जो भी संविधान संशोधन हुए हैं उसमें कोई बात नहीं, उस पर हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद जो भी अमेंडमेंट होंगे वो सब जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएंगे, और अगर वो इनकंसिस्टेंट होंगे टू द फंडामेंटल राइट्स तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। याद रखिए, सारे केसेस, सारी तारीखें, सारी नाम, एवरीथिंग, ये तारीख इसलिए चूज किया गया क्योंकि इसी दिन केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। तो इस तरीके से पार्लियामेंट अपने आप को पावरफुल करने पे लगा हुआ है, संविधान को संशोधन करने पे लगा हुआ, और अपने इंटरेस्ट को सर्व करना, जबकि वो आपके प्रतिनिधित्व हैं। तो आपसे पावर डिराइव करके, आपके सर पे चढ़ करके, आपके ही फंडामेंटल राइट को कर्टेल करने का काम आपके ही प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये बात किसी से छुपी हुई थोड़ी ना है। आपको भी पता है कि आप जिनको चुन करके भेज रहे हैं वो चुनते के साथ ही किसी दूसरे खेमे में चले जा रहे हैं। मगर लोकतंत्र की भी एक अजीब बात है। लोकतंत्र, इसलिए मैं कभी भी नेतागण को नहीं कहता, दे हैव द माइंड। उन्होंने पढ़ाई 7वीं क्लास तक करी होगी, 10वीं तक करी होगी, उनके पास डिग्री नहीं होगी, लेकिन, और डिग्री होना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि उनके पास वो पावर है, वो इंटेलिजेंस है जो आपके पास नहीं है। जो आपके पास पीएचडी की डिग्री, एमए की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, मेडिकल की डिग्री, सब कुछ होने के बावजूद भी आपके पास वो ज्ञान नहीं है जो उनके पास है, जो नॉलेज, जो इंटेलिजेंस उनके पास है। तभी तो वो इतना इंटेलिजेंटली कॉन्स्टिट्यूशन में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और आप बीटेक की डिग्री लेकर के भी इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे, यहां तक कि किसी भी इंजीनियरिंग को समझ नहीं पा रहे। इसलिए मेरा कभी भी किसी भी नेतागण से, कोई भी नेता को मैं बहुत अच्छा मानता हूं, सही बता रहा हूं मैं, नेतागण को मैं बहुत अच्छा मानता हूं। क्यों? क्योंकि नेता तो इंटेलिजेंट है, उनको तो आपने चुना है, वो तो चुन के गए हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, और हर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। लेकिन सवाल यह है कि आप जनता, आप अपने इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप नेता और उनके बच्चों के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। और यह बात किसी से छुपी हुई तो है नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भारत देश में लोग कहेंगे मैकॉले की मानसिकता, अंग्रेजी मानसिकता, फलाना ढिकाना, हिंदी भाषा, लेकिन नेता मंत्री के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? गूगल कीजिए, आज तो आपके पास मोबाइल है, नेट है 1.5 GB 2 GB का, गूगल कीजिए, चैट जीपीटी है, गूगल कीजिए कि सभी नेताओं के बच्चे कहां पढ़ते हैं? विदेशों में, इंग्लैंड में, वही इंग्लैंड जो आपको कॉलोनियल किया था, और उसी कॉलोनियल का झांसा दिखा करके आपसे भारतीयता की बात करी जाती है, और आप अगर कुछ क्वेश्चन कर लो तो आप एंटी नेशनल हो जाओगे। लेकिन जो बच्चे विदेश जाकर के पढ़ रहे हैं वो एंटी नेशनल नहीं है। जो जॉर्ज सोरोस की कंपनी में काम कर रहे हैं वो एंटी नेशनल नहीं है। लेकिन आप अगर एक सवाल उठाओगे तो आपको कहा जाएगा आप सोरोस गैंग के मेंबर हो। प्रॉब्लम विद द पीपल, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट नहीं है,
वो संविधान को या किसी भी राजनीतिक कानून को समझे ही नहीं है। इसलिए ये जरूरी है लोगों को शिक्षित करना। मगर अब तो ये भी प्रॉब्लमेटिक हो रहा है कि अगर आप लोगों को जागृत करेंगे, लोगों को शिक्षित करेंगे, तो अगला अटैक उन टीचर्स पे ही होगा जो लोगों को संविधान के बारे में या उस चीजों के बारे में एम्पावर्ड कर रहे हैं या उनको कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर आपने अपने घरों में भी देखा होगा, लोगों ने देखा होगा, अपने समाज में देखा होगा कि विमेन को एम्पावर क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि एम्पावर्ड हो जाएंगे तो फिर राज कैसे करेंगे, दबाएंगे कैसे? और मैंने आपको कल ही बताया है, सारा खेल है पावर वर्सेस पावरलेस का। सो हमेशा पावरफुल आदमी, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, चाहे वो आपसे ही शक्तियां क्यों ना ले रहा हो, वो चाहेगा कि आप हमेशा पावरलेस रहें। मगर आपके पास जो शक्तियां हैं, अगर आप अपनी शक्तियों को समझ जाते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि आपके पास सबसे ज्यादा पावर है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक डेमोक्रेसी में। क्योंकि आपका काम सिर्फ वोट देना नहीं है, वहां तक सीमित नहीं है। अब तो वोट देना भी मुश्किल है। वोट देना नहीं है, वोट के साथ साथ अगले 5 साल तक आप बोलिएगा कि भैया मैंने आपको चुना था इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे, इस पर्टिकुलर पार्टी पे, हमने सिंबल उस पर्टिकुलर पार्टी का दबाया था, जिस पार्टी से आपने चुनाव लड़ा था, अब आपने पार्टी क्यों चेंज कर दी? अभी आप समोसा और चटनी की बातें किया करते थे, लेकिन अब आप नीट के बच्चों पे बातें किया नहीं करते, जैसे आपने पार्टी बदल दी। समझिए, यही है लोकतंत्र। इसलिए लोकतंत्र को मूर्खों का शासन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अक्सर जनता मूर्ख की तरह बिहेव करते हैं। अक्सर वो मूर्ख है नहीं, उन्हें बनाया गया है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे तरीके से, समय के साथ-साथ उनको मूर्ख बनाया गया है। क्योंकि वो मूर्ख रहे, जिससे उन्हें संविधान के अलग-अलग इतिहास में हुए इंजीनियरिंग, होने वाले इंजीनियरिंग और आने वाले समय में जो होगा इंजीनियरिंग, इसकी समझ विकसित ना हो सके। वो हिंदू-मुस्लिम के डिबेट में उलझे रहें, कॉलोनियल माइंडसेट के डिबेट में उलझे रहें, इधर-उधर की बातों में उलझे रहें, बकवास में उलझे रहें और असली मुद्दे कहीं छूट जाएं और आप किसी धर्म को बचाने में अपने घर में लड़ते रहें। इसका बेनिफिट हमेशा नेताओं को होता है। इस बात को समझिए। आप अगर एम्पावर्ड हैं, आप अगर एजुकेटेड हैं, तो फिर आपके पास सबसे ज्यादा शक्तियां हैं। क्लियर है? और अपने आप को एजुकेट और एम्पावर्ड करने के लिए आप प्रियम्बल टू पावर कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडीप्लेक्सिटी पे विजिट करके। अगर आप हमारे साथ पूरे इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस को समझना चाहते हैं कि शासन व्यवस्था किस तरीके से चलती है, प्रियम्बल से जर्नी शुरू करके पावर तक पहुंचने की कहानी और पावर को सही मायने में समझ करके अपने देश की रक्षा, आने वाले अपने कल की रक्षा, अपने बच्चों की रक्षा के लिए आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।